हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 9th में आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? टिश्यूज। आपका जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है ऊतक, है ना। तो इस ऊतक वाले चैप्टर में आपने काफी कुछ पढ़ लिया है। आज हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, संयोजी ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संयोजी ऊतकों में हमने ब्लड के बारे में चर्चा की है ना, कि जो रक्त है वो भी एक तरल संयोजी ऊतक है। हमने बोन्स के बारे में बात करी, हमने कार्टिलेजेस के बारे में बात करी, है ना। हमने लिगामेंट्स के बारे में और टेंडन्स के बारे में भी बात करी। आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। पहला चीज तो ये कि कभी भी कुछ भी कॉन्सेप्ट अगर आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, क्लियर नहीं होता है, तो आपको सीधा चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, बिना किसी संकोच के क्वेश्चन अपना पूछना है ना। अगर कोई कंफ्यूजन होने पर क्वेश्चन पूछना है तो क्या होगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा या आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। तो कभी भी हेसिटेट नहीं करना है, संकोच नहीं करना है प्रश्न पूछने में। ये मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ना। हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। अब सोचिए कि आपका त्वचा और त्वचा के बीच और मसल्स, जो आपकी मांसपेशियां हैं, उसके बीच में भी कुछ गैप है ना। उस गैप में क्या भरा हुआ है? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें, है ना। हमारी त्वचा और हमारी मांसपेशियों के बीच में जो गैप है, देखिए आप अपनी त्वचा को पकड़े और ऐसे उठाएं, है ना, हल्का सा पुश करें ऊपर को, कुछ गैप आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पूरा आपका मांस ही उठ के साथ में आ गया, है ना। आपकी स्किन आ रही है तो बीच में कुछ गैप है। वो जो गैप है उसमें ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। कहाँ कहाँ पे होते हैं? हमारी ब्लड वेसल्स के चारों ओर, जो आप अपने हाथ को अगर ध्यान से देखें ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये नसें दिखाई पड़ी, थोड़ा सा टाइट किया मैंने तो आपको देखिए धारियां दिखाई पड़ रही क्लियर। ये देखें सभी बच्चे, यहाँ पे देखिए ये दिखाई पड़ रही है क्लियर। ये जो धारियां आपको दिखाई पड़ रही है ये क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स है। इसमें हमारे शरीर में खून, जो हमारे शरीर में जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो सर्कुलेशन होता रहता है। तो ब्लड वेसल्स के चारों तरफ क्या मौजूद है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। और नर्व्स में और हमारी बोन मैरो में, जब हमने बोन पढ़ा था तो आपने ये वाला मैं आपको ऐसे बना के दिखा दी, ऐसे बोन का स्ट्रक्चर देखा था हमने, है ना। इस तरह से हमने बोन का स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे बीच में एक रेड कलर का बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, सभी बच्चों ने देखा था, है ना। मैंने आपको बोन का डायग्राम भी बनवाया था, है ना। तो इसमें क्या है, बाहर से बोन जो है वो तो कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन अंदर बच्चों हड्डियों में दर्द कैसे होता है? इसमें क्या, इसमें प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई हम पेन फील करते हैं तो अंदर वाली चीज में प्रॉब्लम होती है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं बच्चों? अस्थि मज्जा। तो तीन चीजों में, वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको क्लियर किया। ब्लड वेसल्स के चारों ओर, हमारी तंत्रिकाओं के, नर्व्स के, यानी कि जो भी नर्वस सिस्टम है उसमें जो कोशिकाएं मौजूद हैं हमारी नर्व्स के चारों ओर, यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के अंदर जो नर्व्स मौजूद हैं उनके चारों ओर, और बोन मैरो में, यानी कि हमारी अस्थि मज्जा में, यानी हड्डी के अंदरूनी भाग में, तीनों जगहों पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। तो आई होप सभी बच्चों को उसका प्लेस समझ में आ गया होगा। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि उसका उपस्थिति कहाँ कहाँ पे है, वो कहाँ पे मौजूद है।
तीसरा पॉइंट, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। ये उस स्पेस को भी फिल करता है जो ऑर्गन्स के बीच में होते हैं, और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो अंदरूनी आंतरिक अंग हैं, उनको भी सपोर्ट करने का काम करता है। इसका कार्य क्या है ना, वो उस स्पेस को भी फिल करता है जो अंगों के बीच है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है। आई होप बच्चों को ये स्लाइड क्लियर हुआ होगा, है ना। ये डायग्राम सभी बच्चे देखेंगे, इस तरीके की कुछ संरचना होती है, देख पा रहे हैं, कुछ जाली बनी हुई है ना, कुछ जालवत संरचना है। तो इस तरीके की जालवत संरचना थोड़ा सा उलझी हुई होती है। डायग्राम आप अपने रेफरेंस के लिए जरूर बना सकते हैं, और नहीं चाहे तो कोई बहुत जरूरी भी नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और कुछ बातें। देखिए, हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाता है ये देखा। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स, इन नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। 3 जगहों पे पाए जाते हैं, आपकी स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के आसपास, नर्व्स के पास और बोन मैरो में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट फिल्स द स्पेस inside the organs and support the internal organs. Internal organs. क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल्सो सपोर्ट्स ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्स। ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये हो सकता है आपको पढ़ने से याद भी ना हो, तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। इट ऑल्सो सपोर्ट्स ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्स, मैक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। इसमें क्या है, ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या चीज मौजूद होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के पास मौजूद होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस या जिन्हें हम मास्ट सेल्स कहते हैं, है ना। ये काम क्या करती हैं? विच हेल्प टू रिपेयर टिश्यूज। ये भैया ऊतकों की मरम्मत में काम करती हैं। किस में काम करती हैं? जब ऊतकों की, कोशिकाओं से बने हुए ऊतक की जब टूट फूट होती है तो उसको ये रिपेयर करती हैं। ऊतकों की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत करने का काम करती है। तो ये तीनों पॉइंट्स आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुए होंगे, है ना। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब सभी बच्चों को क्लियर हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ आपको क्लियर है, तब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई संशय है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से, या आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। यू आर फ्री, ओपन टू आस्क द क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि विषय कौन सा हम पढ़ रहे हैं बच्चों? विज्ञान। और विज्ञान विषय में प्रश्न और जिज्ञासा का जगह है ना। विज्ञान विषय ही एक ऐसा विषय है जिसमें आपको प्रश्न पूछने हैं, अपनी जिज्ञासा बतानी है और उसका उत्तर भी ढूंढना है ना। वो उत्तर ढूंढने के लिए आप अपने बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि आप बड़े होके वैज्ञानिक कैसे बनोगे? कभी कुछ जिज्ञासा आएगी मन में, प्रश्न आएंगे, तब उसको ढूंढोगे तो वैज्ञानिक बन सकते हैं ना। आप सभी को पता है बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे हैं हमारे देश में। तो अब हम आएंगे टॉपिक पे। दूसरा आपका
आज जो हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, जो एक कनेक्टिव टिश्यू का ही रूप है, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू, जिसमें वसा कोशिकाएं जमी हुई होती हैं, वो एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। अब अभी मैं आपको समझाऊंगी। आप डायग्राम पे देखिए, फैट सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। वसा कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? वसा कोशिकाएं। वसा क्या है बच्चों? सभी बच्चों को पता है कि वसा क्या है। यू ऑल आर इन क्लास 9th, है ना? तो 9th क्लास के बच्चों को इतना तो पता होगा कि कोई बहुत मोटा आदमी होता है ना, तो क्या शरीर में जमा होता है? फैट। कहाँ मौजूद होता है? स्किन के ही आसपास। किसी का पेट बहुत मोटा है तो क्या दिक्कत होती है ना? वसा कोशिकाएं जमा होती हैं उनकी स्किन के नीचे, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो वसा कोशिकाएं होती हैं, ये एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होती है। हमारा शरीर जो है वो एक प्रकार का बहुत एडवांस्ड मशीन है, आप सबको पता है। बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, है ना? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है। आपने सेल्स के बारे में बात करी थी पिछले चैप्टर में, अब हम टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हम पढ़ेंगे, है ना? एडिपोज टिश्यू जो है, जब हम टिश्यूज के चैप्टर में बात करें तो हम एडिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं अभी, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ना, यानी कि संयोजी ऊतक है। देखो, ये जो टिश्यू है, इसमें फैट डिपॉजिट होता है, फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में डिपॉजिट होता है। और उन टिश्यूज को, उन ऊतकों को लिखेंगे, उन ऊतकों को जिनके अंदर वसा गोलिकाओं के रूप में मौजूद होती है, वसा गोलिकाओं के रूप में मौजूद होती है, गोलिकाओं के रूप में मौजूद होती है, क्या कहलाते हैं ऐसे ऊतक? ऐसे ऊतक, है ना, एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। एडिपोज टिश्यू कहलाते हैं। क्लियर है? सभी बच्चों को एकदम समझ में आ गया, है ना? सभी बच्चों को एकदम समझ में आ गया। हम अब पॉइंट नंबर 2 पे चलेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, एडिपोज टिश्यू, अगर कोई मोटा व्यक्ति है, बिल्कुल ऐसे सीधे हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। कोई मोटा व्यक्ति है तो पेट थुलथुला है बहुत ज्यादा, कमर पे बहुत सारा फैट जमा हुआ है ना? मोटा कैसे होता है आदमी? हड्डी तो हमारी पतली है, हम लोगों की हड्डियां तो बहुत पतली पतली है, लेकिन हड्डी के ऊपर ये बहुत सारा मांस जमा हुआ है ना, मसल्स का बना हुआ है। अब उसमें अगर स्किन के नीचे मौजूद एडिपोज टिश्यू जो पहले से मौजूद है हमारे शरीर में, हम जो भी खान पान कर रहे हैं, जो भी हम खाना पानी खा रहे हैं, उसमें हम फैट भी लेते ही हैं, है ना? हम घी खाते हैं, हम मक्खन खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं जिसमें फैट मौजूद होता है। हम बाहर से लेके चिप्स खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं, तो फैट जो जिन जिन चीजों में, हम तला हुआ पूरी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं, सभी बच्चे खाते हैं, सभी बड़े भी खाते हैं। पर बच्चों में क्यों नहीं जमता और बुढ़ों में भी उतना ज्यादा नहीं जमता? पर बीच बीच के एज में जो ध्यान नहीं देते, जो एक्सरसाइज, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दौड़ते भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फैट डिपॉजिट नहीं होने पाता है ना? क्योंकि वो जितना खाते हैं उतना कंज्यूम कर लेते हैं, उतना यूज कर लेते हैं। पर जो व्यक्ति बहुत एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत ज्यादा दौड़ भाग का काम जिसका नहीं है, जो बहुत मेहनत नहीं कर रहा है, पर भूख तो लग रही है, खाना भी खा रहा है, जब भूख भी लग रही है, देखिए शाम का डिनर है ना? पूरी है, खीर है, मटर पनीर की सब्जी है ना?
बच्चे ने भी 4 पूड़ी खाई, मटर पनीर खाई, खीर खाया, और उनकी दादी ने भी 4 पूड़ी ही खाई, मटर पनीर भी खाया और खीर भी खाया। ठीक है, बच्चा मोटा नहीं हो रहा है पर दादी जी मोटी हो रही हैं। क्या रीजन है? बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा मेहनत करता है, बच्चा खेलता कूदता है, दौड़ता भागता है, तो बच्चे ने जो भी फैट खाया वो कंज्यूम कर लिया, मतलब यूज हो गया उसका वो फैट, उसने ऊर्जा बना ली अपने शरीर में। क्योंकि फैट क्या है? फैट एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है ना। ये तो आप क्लास 6 की बात पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ क्लास 6 में भी आपने फूड चैप्टर में पढ़ा है। फूड फैट क्या है? एक एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, एक एनर्जी गिविंग पोषक तत्व है जो हमें ऊर्जा देता है। अब हम बहुत ज्यादा अगर कोई चीज लेंगे, लिया, देखिए समान मात्रा में दादी ने और पोते ने लिया था 4 पूड़ी सब्जी और खीर, ठीक है, पर बच्चा नहीं मोटा हो रहा है कि बच्चे ने उसको यूज कर लिया, है ना। लेकिन दादी जी ने उसको यूज नहीं किया, क्योंकि भूख तो उनको भी लगी थी, 4 पूड़ी उन्होंने भी खाई। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दादी सुबह उठ के स्कूल नहीं गई, दादी ने सैर भी नहीं की, दादी मॉर्निंग वॉक पे भी, स्कूल नहीं गई तो मॉर्निंग वॉक जा सकती थी पर नहीं जा पाई, या बीमार हैं घर में लेटी हैं तब भी नहीं जा सकती। तो मतलब उनकी क्या हुई? फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाई। ठीक है, फिर बच्चा स्कूल गया, खूब सारी पढ़ाई करी, मेहनत करा, पीटी पीरियड में उसने खूब उछल कूद करी, फिर व्यायाम भी करा, फिर मेहनत भी करी, दौड़ा भागा, स्कूल गया, स्कूल आया तो एनर्जी हुई, एनर्जी यूज हो गई उसकी, और फिर उसको भूख लग गई। अब दादी जी के साथ क्या हुआ कि दादी जी ने रात में पूड़ी खाई थी, सुबह उनका वो यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो फैट तो मौजूद था शरीर में पर यूज नहीं हुआ, मतलब उससे ऊर्जा नहीं बनी, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब वो फैट कहाँ जाएगा बच्चों? एडिपोज टिश्यू में। अब वो फैट कहाँ जाएगा? एडिपोज टिश्यू में जाएगा, और एडिपोज टिश्यू में जाने के बाद क्या होगा? वहां पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब धीरे 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 जब डिपॉजिट होने लगता है तब क्या रोग आता है? इसको हम कहते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा, जो एक कैसा रोग है? जो एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड रोग है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि मोटापा कोई रोग नहीं, मोटापा बहुत से रोगों को जन्म देता है। ना, मोटापा जो है वो आपके जीवन शैली से रिलेटेड है, आपके जीवन शैली से संबंध रखता है। जो जितनी ज्यादा मेहनत करता है उसके शरीर में मोटापा उतना नहीं होता ना। खेत में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं या जो हमारे किसान हैं, क्या आपने किसी किसान को बहुत मोटा देखा है क्या? जो मेहनत करता है खेत में, क्या उसको आपने बहुत मोटा देखा है क्या? कोई जो मजदूर है, जो दिन भर मेहनत कर रहा है, उसको क्या बहुत मोटा देखा है आपने कभी? देखा है कभी? सोचने की बात है, सोचिएगा कि कभी आपने किनको मोटा देखा है? दादी लोग होती हैं मोटी हो जाती हैं, क्यों? बीमार हैं, चल नहीं पा रही हैं, या कुछ और रीजन है, या आराम करती हैं, या बहुत एक्टिव नहीं है, है ना। कहने का मतलब है कि एक्टिव नहीं हो पा रही है। एज के कारण भी हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है, या कोई तकलीफ हो सकती है, लेकिन मजबूरी में वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होने का मतलब कि वो खाना तो खा रही हैं, भूख भी लगती है, कुछ समय बाद बच्चों भूख भी नहीं लगती, कुछ समय बाद क्या होता है कि भूख भी लगनी कम हो जाती। रात में खाना खाया था, वो यूज नहीं हुआ, तो सुबह कहेंगी कि रात में खाया था, अभी पेट हमारा भरा है और अब इस समय नहीं खाऊंगी, शाम को खा लूंगी, ऐसा भी होने लगता है बाद में। तो तब मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो ये एडिपोज टिश्यू, हम सोचते हैं ना कि मोटापा कैसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता है मोटापा। कौन से टिश्यूज में डिपॉजिट होती हैं वो फैट सेल्स? एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होती है। और कहाँ पे पाया जाता है एडिपोज टिश्यू? इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ पे मौजूद है? आपकी त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच। कहाँ पे मौजूद है? त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच, हर जगह पे जहां पे हमारी त्वचा है
और जहाँ पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हाँ, उनके बीच में जो जगह है उसमें ये एडिपोज टिश्यू मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वहां वहां पे फैट डिपॉजिट हो सकता है। सामान्य तौर पे आप देखें, जैसे जैसे मेरा हाथ है ये, ठीक है, अब यहाँ पे हड्डी तो सबकी बराबर ही बराबर होती होगी, थोड़ा बोन डेंसिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन किसी का हाथ बहुत मोटा होता है, किसी का हाथ नॉर्मल दिखता है आपको। बहुत सारी महिलाओं को भी आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं बहुत मोटी होती हैं, कैसे होती हैं? कुछ महिलाएं बहुत स्लिम ट्रिम होती हैं, कैसे होती है? कुछ महिलाएं देखो, कुछ बीमारी हो सकती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल डिसफंक्शन हो सकता है जिसके कारण ये बीमारी हो सकती है। जैसे अगर किसी को थायराइड की बीमारी है, अगर किसी को, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में है, क्लास 8th में आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, तो हार्मोन्स का भी हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है ना। तो अगर कुछ हार्मोनल डिसफंक्शन है, कुछ हार्मोनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मोटापा बढ़ सकता है। उसमें क्या होता है कि आपके शरीर का जो उपापचय है, मतलब जो भोजन पचाता है हमारा शरीर, उस पर असर होने लगता है, तो इसलिए फैट सेल्स जो है वो टूट नहीं पाती, उनका ब्रेक डाउन नहीं होता और डायरेक्टली क्या हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है, और वो ही मोटापे का कारण है। तो कहाँ पे मौजूद होती है एडिपोज टिश्यू? सभी बच्चों को याद रहेगा, त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच में मौजूद जो जगह है उसमें ये एडिपोज टिश्यूज मौजूद होते हैं। तीसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट सभी बच्चों के क्लियर हो गए, अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? ये और ये क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, द स्टोर्ड फैट लेयर अलाउज दिस टिश्यू टू एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड, है ना। अब इसमें ये तो नहीं बोलूंगी कि जो मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन हम बात करेंगे जैसे ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो जानवर हैं उनके भी स्किन के नीचे ये टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, वसा जो है वो उसमें रहती है, बहुत मोटी लेयर होती है। तो ये जो फैट की लेयर होती है, जैसे आपका नॉर्थ पोल पे जो प्राणी होते हैं वो पूरा टाइम बहुत -40 डिग्री टेम्परेचर पे भी, इतनी ठंड में भी जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं बच्चों? जैसे सभी बच्चों ने मिल्टन की बोतल देखी है, सभी बच्चों ने मिल्टन की बोतल देखी है, तो मिल्टन की बोतल में अगर हम फ्रिज का ठंडा पानी रख दें, है ना, तो बाहर कितनी भी ठंडक हो, क्या अंदर वाला गर्म पानी ठंडा हो जाता है? नहीं, है ना। इंसुलेटर समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं आपको कि इंसुलेटर क्या है। सभी बच्चों ने गर्म पानी की बोतल देखी है ना, मिल्टन के नाम से आती है, या मिल्टन नहीं भी कहें, किसी भी अलग अलग बहुत सारे नामों से आती है। एक व्हाइट कलर की स्टील की बोतल होती है, तो उसमें हम गर्म पानी भरते हैं। जैसे ठंड आ रही है सभी बच्चों, तो उसमें गर्म पानी हम भरेंगे, अंदर उसके हमने गर्म पानी भर दिया, पर बाहर बहुत ठंडक है, बाहर का मौसम अलग है और उस बोतल के अंदर का मौसम अलग, हमने अंदर गर्म पानी डाल दिया है। अब जब हमने गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा? सामान्य तौर पे जो नॉर्मल बोतल है उसका पानी तो ठंडा हो जाएगा, हमने गर्म पानी ही डाला। 2 स्टील की बोतल्स थी, फर्क ऐसा था कि एक तो सामान्य बोतल थी और दूसरी जो थी वो इंसुलेटेड बोतल थी। इंसुलेटेड बॉटल का मतलब है कि उस पर बाहर की तरफ कोई ऐसी लेयर लगी हुई है जिसे बाहर का तापमान अंदर घुस नहीं पा रहा है। ठीक ऐसी ही लेयर शरीर में भी बना देता है ये एडिपोज टिश्यू। ये स्टोर्ड फैट लेयर जो होता है, ये इस टिश्यू को एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करने के लिए तैयार करता है और फिर ठंड से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो लोग थोड़ा फैटी होते हैं उनको उतना ज्यादा ठंडक नहीं लगती, लेकिन जो लोग थोड़ा फैटी होते हैं उन्हें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना। ये बोल सकते हैं, लेकिन कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल किसका लिया? नॉर्थ पोल में रहने वाले जानवरों का। हमने भालू का एग्जाम्पल लिया जिसके शरीर पे बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं,
क्योंकि स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर फैट लेयर डिपॉजिट होती है, जिससे ठंड के मौसम में जो भालू है, भालू के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता सकती हूँ मैं कि शहद बहुत अच्छे से खाता है। जाड़े वो मतलब एक बार खाया पेट भर के, उसके बाद बच्चों बहुत दिन तक उठता नहीं, फिर वो उसको जब भूख लगती है तभी उठता है, आलसी सा होता है। क्यों नहीं उठता? उसको मौसम की जरूरत नहीं, अपना खाना उसने स्टोर कर लिया और उसके बाद आराम कर रहा है। इसीलिए तो भालू बहुत मोटा होता है। कैसा होता है भालू? बहुत मोटा सा होता है ना। तो मोटा से क्यों होता है? एडिपोज टिश्यू में फैट लेयर, फैट सेल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाती होंगी। तो एडिपोज टिश्यू के बारे में सभी बच्चों को क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बस 2-3 पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से बिना किसी संकोच के पूछना है प्रश्न। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, और आप चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत इजी सा डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। और पॉइंट्स पे आप इस चीज को लिख भी सकते हैं। पहले पॉइंट में आप लिख लीजिए कि ऐसे ऊतक जहां पे वसा जमा होती है वसा गोलिकाओं के रूप में, उन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि एडिपोज टिश्यू हमारी त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जो स्टोर्ड फैट लेयर होती है, ये इस टिश्यू को अलाउ करती है कि वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है ना, मौसम प्रतिरोधी जिसको हम कह सकते हैं उसकी तरह काम करता है। यह हमारे शरीर को ठंड से रक्षा करता है। 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को लिखना है और आपको डायग्राम भी बना लेना है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, लिम्फ। ये क्या है? लिम्फ, जिसे हम कहते हैं लसिका। ये हम क्योंकि एक ही सेशन में नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, अभी बहुत टाइम बचा नहीं है सेशन में। तो पहली चीज तो एडिपोज टिश्यू में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है ना, तो आपको क्या करना है, आपको चैट के माध्यम से हाथ खड़े करके कैसे भी करके अपने प्रश्न को मुझ तक पहुंचाना है ना। तो उसका क्या होगा, आप जैसे आपको कोई प्रश्न आता है, आपने चैट के माध्यम से भेजा या आपने हाथ खड़े करके प्रश्न पूछा, तो अगर सेशन में टाइम नहीं बचा तो हम अगले सेशन में उस प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ ही इसी चीज के ले रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक्स जो है एकदम क्लियर रहे, ताकि बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर एकदम सब कुछ क्लियर है तो ठीक है, अगर कुछ भी संशय है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं है, तब क्या करना है, तब आपको चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके प्रश्न पूछना है। इस सेशन में टाइम नहीं है तो अगले सेशन में उस प्रश्न पे चर्चा की जाएगी, है ना, तब आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम किसकी बात करें बच्चों आजकल? हम बात करें संयोजी ऊतक की, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की, जिसमें हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में अभी बात करी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लसिका के बारे में, यानी कि लिम्फ के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, लिम्फ के बारे में बात करेंगे। अब ये स्क्रीन में आपको जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है थोड़ा सा बड़ा है, जूम है, इतना बड़ा होता नहीं है एक्चुअली, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा दिखाई पड़ता होगा। इसमें आप 3 रंग की ट्यूब्स को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? 3 रंग की ट्यूब्स को देख रहे हैं। एक तो आपको ये दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, ठीक, इधर की तरफ आपको यहां पे दिखाई पड़ रही है ये वाली रेड कलर की। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ एरो अंदर की तरफ बना हुआ है। यहां पे आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो ऐसे बना हुआ है, जाता हुआ, ठीक है। तो लाल और हरा, सॉरी लाल और नीला, ये दोनों जो ट्यूब्स हैं ये तो रिप्रेजेंट करिए, देखिए इनके अंदर जो है क्या, ब्लड का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है?
ब्लड का फ्लो हो रहा है। हमारे शरीर में जो खून दौड़ता है, मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे मुट्ठी बंद करके जब देखेंगे तो ये आपको जो ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ रही हैं, नसें दिखाई पड़ रही, ये नसें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ नसें ऐसी होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त का बहाव होता है, मतलब जैसे हमने सांस ली, गहरी सांस अंदर को ली, तो कुछ ट्यूब्स ऐसी हैं स्पेसिफिक जिनमें हमारा वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, हर एक कोशिका तक पहुंचता है। देखो क्लास 9th में हो बच्चों, तो आपको कोशिकाओं के बारे में पूरा पता है। हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता रहता है। तो हमने जब सांस अंदर को ली तो हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच गई। ठीक है, अब वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है? श्वसन की प्रक्रिया, है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। जो टॉपिक आपने कहाँ कंप्लीट कर लिया है? 7th क्लास में ही रेस्पिरेशन पढ़ लिया था आपने। फिर आपको 10th में भी पढ़ाया जाएगा थोड़ा सा और ब्रीफ, है ना। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, तो जब श्वसन की प्रक्रिया हुई तो उत्पाद के तौर पर क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड सेम वही जो ये ट्यूब है, सेम वही ट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं लेकर चलती, है ना। जैसे कोई ट्रेन होती है, आने के लिए अलग और जाने के लिए अलग, है ना। तो इसी तरह से ट्यूब्स भी अलग अलग हैं। ऑक्सीजन वाले ब्लड को ये वाली ट्यूब ले जा रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो हमारे ब्लड में मौजूद प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। देखो ये भी कॉन्सेप्ट, ब्लड का कंपोनेंट जो, वो भी कॉन्सेप्ट आप क्लास 7th में ही पढ़ चुके हैं। जब ब्लड में मौजूद मिक्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ तक जाना है? अब उसको पहुंचना है फेफड़ों तक, आपके लंग्स तक पहुंचना है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस हम छोड़ देंगे शरीर के बाहर। जो क्या है हमारे लिए? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल है हमारे लिए, उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको हम क्या करते हैं? हम उसको अपने शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, इसलिए हम सांस छोड़ देते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो लाल रंग वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या लेके चल रही हैं ये नलिकाएं? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। ये जो ब्लू वाला है ये कैसा है? अब शुद्ध रक्त का मतलब आपको ध्यान रखना है, ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, जो ब्लू वाली है ये लेके चल रही हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक, इसमें क्या है? CO2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो लसिका पढ़ रहे हैं, हम ब्लड वेसल्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब इनके बीच में आपने देखा कि क्या मौजूद है? लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या मौजूद है? लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कि लिम्फ से लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। लिम्फ से क्या बनता है बच्चों? लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि लसिका तंत्र। क्या बनता है? लसिका तंत्र बनता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप जो देख रहे हैं नीले और लाल के अलावा जो पीले रंग की ट्यूब्स मौजूद हैं, ये पीले रंग की ट्यूब्स जो हैं ये लिम्फ या लसिका कहलाती है। कौन सी? ये है लिम्फ डक्ट या लसिका वाली नलिका। लसिका नलिका बोलेंगे इसको, या लिम्फ डक्ट बोलेंगे। तो आज आपने ये जाना कि जो भी हमारे पास ट्यूब्स का जाल मौजूद है, उसमें एक में शुद्ध रक्त, एक में अशुद्ध रक्त, और तीसरे प्रकार की जो आपको येलो दिखाई पड़ रही है वो है लसिका या लिम्फ डक्ट। अब इसके बारे में और जो है इंफॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।